ये वीडियो देखने से पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें। तो नमस्कार दोस्तों। तो आज की जो हमारी वीडियो का टॉपिक है वो है दोस्तों प्रेसिडेंट, यानी कि हमारे देश में प्रेसिडेंट का इलेक्शन कैसे होता है, कौन लोग वोट डालते हैं, कौन लोग वोट नहीं डालते, ये सारी चीजें हम अच्छे से जानेंगे। तो हमारे देश के जो प्रेसिडेंट होते हैं वो क्या कहलाते हैं? भारत के प्रथम नागरिक कहलाते हैं, यानी कि प्रेसिडेंट इज द फर्स्ट सिटीजन ऑफ इंडिया। इंडिया के जो फर्स्ट नागरिक है वो क्या कहलाएंगे? प्रेसिडेंट कहलाते हैं। और साथ ही साथ ये संघ की कार्यपालिका के प्रधान, संघ की कार्यपालिका के नॉमिनल हेड कहते हैं इन्हें, यानी कि ये हमारे जो स्टेट होता है उसके हेड कहलाते हैं। लेकिन हेड कौन से होते हैं? ये नॉमिनल हेड होते हैं, क्योंकि रियल में जो हमारे देश में जो हेड होते हैं ना, वास्तविक हेड जिसे बोलते हैं, वो प्रधानमंत्री होते हैं। ये एक तरह से औपचारिक प्रधान होते हैं हमारे देश की संघ की कार्यपालिका के। औपचारिक प्रधान का मतलब इनको एक तरह से हम फॉर्मली जो कागज में, डॉक्यूमेंट्स में, सभी में लिखा हुआ है, इनका सिग्नेचर जरूरी होता है एक तरह से। बाकी रियल में जो वास्तविक जो शक्तियां होती है ना एक संघ के कार्यपालिका की, जो हेड की, वो किसके पास होती है? प्रधानमंत्री के पास होती है। वो रियल में काम करते हैं, तो इनको नॉमिनल हेड भी बोलते हैं, नाम मात्र के प्रधान भी बोलते हैं। किसके? संघ की कार्यपालिका के, जिन्हें औपचारिक प्रधान भी कह सकते हैं, नॉमिनल हेड बोल दो। इनका जो हमारा आर्टिकल 52 है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का, तो देखो, ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन सेज दैट देयर शैल बी ए प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, यानी कि आर्टिकल 52 है, उसमें ये बात लिखी हुई है कि हमारे देश में एक प्रेसिडेंट का पद होगा। ठीक है, और आर्टिकल 52 से ही प्रेसिडेंट्स के बारे में सारी चीजें स्टार्ट हो जाती है, आर्टिकल 52 से। तो अब देखो भी, ये हमने जान लिया। अब ये जानते हैं कि राष्ट्रपति का चुनाव होता कैसे है। हाउ इज प्रेसिडेंट इलेक्टेड? प्रेसिडेंट इलेक्ट कैसे होते हैं? तो आप सभी को शायद ये चीज पता ही होगी कि प्रेसिडेंट के इलेक्शन में हम लोग, यानी कि आम लोग, वोट नहीं डालते। तो देखो, देयर इज नो डायरेक्ट इलेक्शन। इनका डायरेक्ट इलेक्शन नहीं होता, इनडायरेक्ट इलेक्शन होता है। जो इंडियन प्रेसिडेंट है उनका, इनके इलेक्शन के लिए एक इलेक्टोरल कॉलेज की एस्टेब्लिश किया होता है, एक इलेक्टोरल कॉलेज, वो इनका इलेक्शन कंडक्ट कराता है, जिनको हम बोलते हैं निर्वाचक मंडल। यानी कि इनका इलेक्शन करवाने के लिए एक निर्वाचक मंडल बना होता है, वो इनका इलेक्शन कंडक्ट करवाता है। और हम लोग इसमें वोट नहीं डालते, यानी कि जो इनका इलेक्शन है वो डायरेक्ट नहीं होता, इनका इलेक्शन इनडायरेक्ट मेथड से होता है। अब इनडायरेक्ट मेथड से होता है, यानी कि इनके फिर वोट कौन डालता है? इनडायरेक्ट में किन लोगों को हम लेते हैं? Who can vote? तो कौन लोग वोट डालते हैं? तो देखो, लोकसभा और राज्यसभा के जो मेंबर होते हैं वो वोट डालते हैं। लेकिन याद रखना, यहाँ पे लोकसभा और राज्यसभा के वो मेंबर जो इलेक्टेड है, सिर्फ वही वोट डालेंगे जिनको प्रेसिडेंट नॉमिनेटेड करता है, मनोनीत करता है, वो मेंबर वोट नहीं डालते। ठीक है भाई। अब अच्छा, राज्यसभा में कितने मनोनीत करता है और लोकसभा में कितने मनोनीत करता है? तो प्रेसिडेंट जो हमारे होते हैं वो राज्यसभा के अंदर 12 सदस्यों को मनोनीत करते हैं, जो अलग अलग फील्ड में, जैसे आर्ट में, साइंस में, लिटरेचर में, साहित्य में, किसी फील्ड में जो एक जिनकी स्पेशल मतलब उन्होंने नाम कमाया हो, स्पेशल उन्होंने कुछ किया हो, उनको नॉमिनेट करते हैं। ठीक है। और लोकसभा में 2 को मनोनीत किया जाता है, जो एंग्लो इंडियन होते हैं। अब एंग्लो इंडियन क्या होते हैं वो भी मैं आगे बता दूंगा। देखो भाई, और देखो, लेजिस्लेटिव असेंबलीज ऑफ द स्टेट, और कौन लोग वोट डालते हैं? जो राज्य की विधानसभा होती है ना, उनके जो मेंबर होते हैं वो, यानी लेजिस्लेटिव असेंबली के जो मेंबर होते हैं वो लोग वोट डालते हैं इनमें। और लेजिस्लेटिव असेंबली ऑफ द यूनियन टेरिटरी ऑफ दिल्ली एंड पुडुचेरी। अब जो स्टेट की, तो सभी जो विधानसभा, जो जितने भी राज्य उनकी जो विधानसभा के सदस्य होते हैं वो सारे वोट डालते हैं। लेकिन यूनियन टेरिटरी के 2, जो दिल्ली और पुडुचेरी की, वहां की जो यूनियन टेरिटरी है, उनके जो विधानसभा के सदस्य हैं वो वोट डालते हैं। इसमें सिर्फ यूनियन टेरिटरी में सिर्फ 2 लेते हैं, कौन? दिल्ली और पुडुचेरी। अच्छा, कईयों को भी ये लगेगा कि जैसे आपको पता है कि पहले जम्मू कश्मीर था, वो हमारा क्या था? एक स्टेट था, लेकिन अभी उसको यूनियन टेरिटरी बना दिया है, तो क्या उसके मेंबर वोट डालेंगे? तो अभी तक जो आर्टिकल 54 है उसमें ऐसी बात नहीं लिखी हुई है। आर्टिकल जो 54 है, हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन है उसके आर्टिकल 54 में ये बात लिखी हुई है कि जो यूनियन टेरिटरी है ना, उसके 2 यूनियन टेरिटरी यानी कि दिल्ली और पुडुचेरी, उसी के लेजिस्लेटिव असेंबली के मेंबर के वोट डालेंगे बंदे। मतलब लेजिस्लेटिव असेंबली के जो मेंबर होते हैं वो वोट डालेंगे सिर्फ 2 यूनियन टेरिटरी के। तो उसमें जम्मू एंड कश्मीर का अभी कोई नाम नहीं है। आगे कल को क्या चेंज हो, क्या हो, उसके बारे में हम नहीं कह सकते। तो हाल फिलहाल हम सिर्फ यही मान के चलेंगे कि यूनियन टेरिटरी जो होती है उसके सिर्फ 2 ही, यानी कि जो हमारी विधानसभा है जिनमें यूनियन टेरिटरी है वो सिर्फ 2 के ही, दिल्ली और जो पुडुचेरी है, उनके मेंबर ये वोट डाल सकते हैं, दिल्ली और पुडुचेरी के। ठीक है भाई, ये आई थिंक समझ में आ गया होगा था। तो कौन कौन लोग वोट डाल सकते हैं? लोकसभा और राज्यसभा के जो इलेक्टेड मेंबर होते हैं वो लोग वोट डाल सकते हैं।
और कौन, लेजिस्लेटिव असेंबली जो स्टेट की है, यानी कि विधानसभाओं के जो सदस्य राज्यों से है, जितने राज्यों में विधानसभा है वो सारे राज्यों में विधानसभा है, तो सारे राज्यों के विधानसभा के मेंबर वोट डाल सकते हैं। लेकिन लेजिस्लेटिव असेंबली जो यूनियन टेरिटरी की जो है, हमारे केंद्र शासित प्रदेश है, उनमें दिल्ली और पुडुचेरी 2 के मेंबर वोट डाल सकते हैं। तो अब ये देखेंगे फिर कौन लोग वोट नहीं डाल सकते। तो देखो भाई, देखो कौन वोट नहीं डाल सकते, यानी कि हु कांट वोट, तो कौन नहीं डाल सकते, एक तो नॉमिनेटेड मेंबर नहीं डाल सकते। अब चाहे वो नॉमिनेटेड मेंबर राज्यसभा के हो, चाहे लोकसभा के हो, चाहे लेजिस्लेटिव असेंबली के हो, चाहे लेजिस्लेटिव असेंबली जो यूनियन टेरिटरी है उनके हो, कोई भी नॉमिनेटेड मेंबर कहीं का भी वोट नहीं डालता, सिर्फ इलेक्टेड मेंबर वोट डालते हैं। दूसरा, लेजिस्लेटिव काउंसिल यानी कि विधान परिषद के सदस्य वोट नहीं डालते, ठीक है। और एक अब आप बोलोगे कि सर हम भी तो वोट नहीं डालते, तो बिल्कुल, हम तो आम जनता तो वोट डाल ही नहीं सकते, क्योंकि इनका जो इलेक्शन होता है वो कैसे होता है, इनडायरेक्ट मेथड से होता है, डायरेक्ट नहीं होता, तो हम तो वोट डाल ही नहीं सकते। तो इनके अलावा जो वोट नहीं डाल सकते वो ये होते हैं जो वोट नहीं डाल सकते। तो आई होप ये चीज समझ में आ गई होगी। अब हम ये जानते हैं कि जो वोट डालते हैं, यानी कि वोट कौन डालते हैं, मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली, यानी कि विधानसभा के जो सदस्य होते हैं वो वोट डालते हैं। और जो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, यानी कि जो हमारे सांसद के सदस्य होते हैं, सांसद में 2 होते हैं, आपको पता है, राज्यसभा और लोकसभा, उनके जो मेंबर वोट डालते हैं, तो उनके वोट की वैल्यू कैसे हम निकालते हैं, तो उनके वोट की वैल्यू निकालना सीखते हैं। तो देखो भाई, सबसे पहले हम वोट की वैल्यू निकालना सीख रहे हैं, एमएलए की वोट की वैल्यू। एमएलए यानी कि मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली, यानी कि राज्यों के जो विधानसभा के सदस्य होते हैं, चाहे राज्य हो चाहे 2 यूनियन टेरिटरी जिसमें हम ले रहे हैं, उनके जो सदस्य होते हैं उनकी वोट की वैल्यू कैसे निकालेंगे। तो इसके लिए हम सबसे पहले क्या लेंगे, टोटल पॉपुलेशन जो 1971 के सेंसस के अकॉर्डिंग उस स्टेट की टोटल पॉपुलेशन है वो लेंगे, डिवाइड बाय उस स्टेट के अंदर टोटल नंबर ऑफ एमएलए कितने हैं, उस स्टेट के अंदर टोटल नंबर ऑफ एमएलए कितने हैं वो ले लेंगे, इनटू 1/1000। ये फॉर्मूला हम लगाएंगे निकालने के लिए। अब कोई भी स्टेट हो उसकी टोटल पॉपुलेशन कौन सी लेंगे, 1971 की टोटल पॉपुलेशन लेंगे। ऐसा क्यों किया गया ये भी मैं बता देता हूं, और कब तक किया गया ये भी बता देता हूं। ये 1971 की पॉपुलेशन कब तक लेंगे, ये बेसिकली लेंगे 2026 तक। ये बताया गया था 2026 तक, लेकिन 2026 के बाद में जो नई हमारी जनगणना होगी वो आपको पता है अंतिम में जब 1 आए तो इस 1 के बेस में हमारी काउंटिंग होती है, यानी कि 2011, 2021, 2031 ऐसे। तो 2031 में न्यू काउंटिंग होगी, तब तक हम एक तरह से क्या लेंगे, 1971 की पॉपुलेशन को ही बेस मानेंगे। ऐसा क्यों किया गया तो मैं आपको बताता हूं कि ये बात है जब इंदिरा गांधी का दौर था उस टाइम, तो उस टाइम आपको पता है हमारे जो देश था ना, हमारे देश के अंदर आपको पता है पॉपुलेशन को कंट्रोल करने की कोशिश 1950 से जस्ट बाद में, यानी कि इंडिपेंडेंस के जस्ट बाद में कोशिश करनी शुरू कर देगी 1951 के दौरान, कि भाई हमें पॉपुलेशन को कंट्रोल करना है ताकि हमारा क्या उसके प्रॉपर एम्प्लॉयमेंट लोगों को मिल सके, हमारा देश डेवलप हो सके। तो इसके अंदर आपको पता है जो साउथर्न जो स्टेट है, हमारे साउथ के जो स्टेट है वो एजुकेटेड ज्यादा स्टेट होते हैं, तो इन्होंने ज्यादा कोशिश करी कि इन्होंने पॉपुलेशन पे कंट्रोल किया। साथ में इनमें वैसे ही इतनी ज्यादा पॉपुलेशन नहीं थी और कुछ इन्होंने कंट्रोल भी किया। लेकिन जो हमारे नॉर्दर्न स्टेट थे वो आपको पता है ज्यादा झंडे गाड़ते हैं पॉपुलेशन के अंदर, जैसे मतलब उनकी पॉपुलेशन काफी ज्यादा है, आपको पता है जैसे उत्तर प्रदेश हो गया, बिहार हो गया, यहाँ की पॉपुलेशन थी ज्यादा। तो ये इंदिरा गांधी के सामने उन्होंने बात रखी कि भैया अगर ऐसा होगा, क्योंकि आपको पता है एक एमएलए की वोट की वैल्यू कैसे आती है, वहां के टोटल पॉपुलेशन को डिवाइड करके आती है। तो जिसकी ज्यादा स्टेट की पॉपुलेशन होगी, ज्यादा जहां की एरिया की ज्यादा पॉपुलेशन होगी, वहां के एमएलए की वोट की वैल्यू भी क्या होगी, ज्यादा होगी। तो इसलिए उन्होंने बोला कि भाई इसका कोई फिक्स सुझाव हमें बताओ ताकि एक हमारे भी वोट की वैल्यू सही हो, क्योंकि हमारे से तो जो नॉर्दर्न स्टेट है उनकी पॉपुलेशन हमेशा ज्यादा हो रही है और वो और भी ज्यादा बढ़ते जा रही है। तो इस हिसाब से तो फिर हमें घाटा है, एक तरफ तो हम पॉपुलेशन को कंट्रोल कर रहे हैं, ऊपर से हमारे जो एमएलए की वोट की वैल्यू वो कम हो रही है। तो इसलिए फिर ये बताया गया उस टाइम, फिर ये डिक्लेयर किया गया कि 1971 की जो पॉपुलेशन है उसको हम बेस मानेंगे। तो इसके लिए इंदिरा गांधी के टाइम में 42वां संशोधन 1976 में पास किया गया। कौन सा संशोधन, 42 जो अमेंडमेंट था, 42nd जो अमेंडमेंट था वो पास किया गया कि हमें कौन सा सेंसस को आधार मानना है, 1971 को। और कब तक मानना है, तो तब तक मानना है हमें 2000 तक, है ना। तो 2001 के अंदर जब नया सेंसस आया, मतलब 2001 के अंदर, तो उसमें कहते हैं हम न्यू लेंगे, फिर पॉपुलेशन को आधार नया मानेंगे। लेकिन उस टाइम हमारे देश के प्रधानमंत्री थे अटल बिहारी वाजपेयी।
तो अटल बिहारी वाजपेयी ने इसको और आगे एक्सपेंड कर दिया, क्योंकि आपको पता है तब तक फिर भी आपको पता है नॉर्दर्न स्टेट अभी भी पॉपुलेशन कंट्रोल नहीं कर पाए थे इतनी, तो उनकी तो और ज्यादा अभी भी बढ़ गई थी। तो अगर अभी लेटेस्ट ले लेते तो भी साउदर्न स्टेट को क्या होता, घाटा होता, क्योंकि इनके स्टेट की पॉपुलेशन अभी भी ज्यादा थी इनकी नॉर्दर्न की, किसके कंपैरेटिवली, जो साउथ के जो हमारे स्टेट है। तो इसलिए फिर उसमें ये बताया गया कि अटल बिहारी वाजपेयी ने डिक्लेयर कर दिया कि चलो 2026 तक हम क्या मानते हैं, 1971 का सेंसस ही हम लेंगे। लेकिन 2026 में आपको पता है नया सेंसस नहीं निकाला जाता। नया सेंसस हमारे कब निकाला जाता है, हर 10 साल बाद में, यानी कि जो अंतिम में वन आता है, जैसे कि 1971 से 1981, 2011 से 2021, ऐसे 21 में निकाला जाता है। तो बताया गया कि 2031 में अब नया आएगा, तो 2031 तक हम क्या मानेंगे, 1971 की पॉपुलेशन को ही हम मान के निकालेंगे एमएलए की वोट की वैल्यू। इसलिए ये 1971 का लेते हैं। बेसिकली पूछा जाए कि कब तक लेंगे, तो 2026 तक है। लेकिन 2026 में कोई नया नहीं निकालेंगे। नया कब निकाला जाता है, हमारे 2031 में निकाला जाएगा, क्योंकि हर 10 साल बाद में, यानी कि जो अंतिम में ऐसे मान के चलो जो एक आई उसकी बेस में हम निकालते हैं, हर वो पॉपुलेशन निकालते हैं हमारी, तो वो कब आएगी, 2031 में। तो तब तक हम ये मानेंगे। अच्छा, अब हम निकालते हैं कि वोट वैल्यू ऑफ एमपी। एमपी के वोट की वैल्यू हम कैसे निकालेंगे, तो वोट वैल्यू एमपी की निकालने के लिए हम एमएलए जितने भी जो वोट वैल्यू ऑफ ऑल एमएलए है वो ऊपर कर देंगे, डिवाइड बाई कर देंगे टोटल नंबर ऑफ एमपीज। क्योंकि हमने यहां पे क्या किया, हम यहां पे एमएलए, आपको पता है हर स्टेट के अंदर एमएलए होते हैं, तो वहां की पॉपुलेशन को एक तरह से हमने ये मान लिया कि वहां की पॉपुलेशन ने वोट किनको डाला, एमएलए को डाला। तो इसलिए हमने क्या कर दिया, टोटल पॉपुलेशन को डिवाइड बाई कर दिया टोटल नंबर ऑफ एमएलए से, जिससे क्या हो गया कि वहां की पूरी पॉपुलेशन का ये हो गया कि पूरी पॉपुलेशन ने वोट किसको डाला, एमएलए। तो एक वोट एमएलए के वोट की वैल्यू यहां पे आ जाएगी इसको डिवाइड करने से। फिर जितने एमएलए उनसे मल्टीप्लाई कर देंगे तो उस स्टेट के जितने भी एमएलए हैं उनकी टोटल वोट की वैल्यू आ जाएगी उस स्टेट की। अब यहां पे फिर हम क्या करेंगे, तो यहां पे हमने वोट वैल्यू ऊपर एमएलए की लेंगे, जितने सारे वोट वैल्यू एमएलए की आई है वो ऊपर रख लेंगे, नीचे कर देंगे टोटल नंबर ऑफ एमपीज। तो ये डिवाइड बाई कर देंगे, तो इससे हमारी किसकी वैल्यू आ जाएगी, वोट वैल्यू आ जाएगी एमपी की। अब देखो भाई, तो ये हम इस तरह से निकालते हैं। इसका मैं एग्जांपल नेक्स्ट वीडियो में एक वीडियो लेके आऊंगा, जिसके अंदर मैं अच्छे से इसका एग्जांपल लेके भी आपको बताऊंगा। अभी ये वीडियो लेंथी हो जाएगी, अभी मैं आपको थ्योरेटिकल पोर्शन अच्छे से कंप्लीट करवाना चाहता हूं। और अब ये एक बात जान लेते हैं कि जो हमारे राष्ट्रपति का जो इलेक्शन होता है ना, उसमें 4896 लोग टोटल वोट डालते हैं हमारे राष्ट्रपति के इलेक्शन में। अच्छा, वो 4896 लोग कहां से आते हैं, तो देखो 4120 तो विधानसभाओं से कहां, यानी कि राज्यों से, जो हमने एमएलए निकाला राज्यों से, और जिसमें 2 यूनियन टेरिटरी होती है वहां से आते हैं 4120 तो, और 776 हमारे आते हैं केंद्र से, जिनको हम क्या बोलते हैं, एमपीज बोलते हैं। उन 776 में 543 आते हैं लोकसभा से, क्योंकि आपको पता है लोकसभा के अंदर टोटल मेंबर की संख्या कितनी होती है, 545, जिसमें 2 क्या होते हैं, नॉमिनेटेड होते हैं। वैसे मैक्सिमम 552 हो सकती है, वो अलग बात है, वो मैंने लोकसभा के ऊपर वीडियो बना दी है वहां पे अच्छे से। तो 545 होते हैं, जिसमें से 2 नॉमिनेटेड होते हैं, तो 543 वोट डालते हैं। और राज्यसभा से टोटल कितने होते हैं, 245, तो उसमें 12 नॉमिनेटेड होते हैं, तो वोट कितने डालते हैं, 233। तो उन 233 को ही वोट डालने का राइट है, क्योंकि ये इलेक्ट होते हैं। तो ये इतने मेंबर टोटल आते हैं, 4896 लोग अपने प्रेसिडेंट के इलेक्शन में वोट डालते हैं। ठीक है भी। अब हम ये देख लेते हैं कि फिर प्रेसिडेंट का जो डिसाइड कैसे होता है कि विनर कौन है। तो देखो, प्रेसिडेंट का जब इलेक्शन होता है ना, तो जरूरी नहीं है कि सिर्फ एक ही कैंडिडेट खड़ा हो, ऐसा होता ही नहीं है। बहुत ही कम चांस होता है कि एक ही कैंडिडेट खड़ा हो, 2 हो सकते हैं, 3 हो सकते हैं, 4 हो सकते हैं। प्रेसिडेंट की पोस्ट के लिए कैंडिडेट एक से ज्यादा खड़े हो सकते हैं, 2, 3, 4, है ना। तो अब 2, 3, 4 जो खड़े हुए हैं ना, उनमें से जीतने वाले को मिनिमम 50 + 1 यानी कि 51% मिनिमम वोट मिलने चाहिए। 50% प्लस यानी कि वोट मिलने चाहिए, तब वो प्रेसिडेंट बनेगा, किसी एक को मिलेंगे तब। तो ये कई बार क्या होता है कि कई बार तो ये फर्स्ट राउंड के अंदर, जैसे ही जो वोटिंग डालते हैं, तो फर्स्ट राउंड के अंदर ही विनर आ जाता है। लेकिन अगर मान लो फर्स्ट राउंड के अंदर विनर नहीं आता है, तो इसके लिए सेकंड राउंड, थर्ड राउंड कराए जाते हैं। ये सेकंड राउंड और थर्ड राउंड कैसे करवाए जाते हैं, इनके ऊपर मैं अलग से वीडियो बनाऊंगा, जिसमें ये और दोनों के अच्छे से कंप्लीट करूंगा, जस्ट इसके बाद की वीडियो होगी। ठीक है, लेकिन अभी हम ये देखते हैं कि 50 + 1 जो वोट मिलने चाहिए वो किस प्रकार से होता है। तो उसका फॉर्मूला ये होता है कि टोटल वोट जो कास्ट किए गए हैं, टोटल वोट जो डाले हुए हैं, उनको डिवाइड बाय कर देंगे नंबर ऑफ वैकेंसी से। नंबर ऑफ वैकेंसी अपने प्रेसिडेंट के पद के लिए कितनी होती है, 1, और +1 फॉर्मूले में लगाएंगे और इधर +1 लगाएंगे। ये है फॉर्मूला डिसाइड करने का कि विनर कौन है, ये डिसाइड करने का। तो मैं फॉर्मूला ऐसे भी लिख सकता हूं कि टोटल वोट वैल्यू ऑफ कास्टेड वोट डिवाइड बाय नंबर ऑफ वैकेंसी 1 होती है, +1 का तो डिवाइड बाय नीचे 2 भी कर सकता हूं, एक ही बात है ना। तो ये फॉर्मूला होता है।
अब ये बात बता देता हूं कि इसमें जो फर्स्ट राउंड सेकंड राउंड जो निकाले जाते हैं, मान लो फर्स्ट राउंड के अंदर हो जाता है तो ठीक है, प्रेसिडेंट डिसाइड हो जाता है, यानी कि मिनिमम जिसे 51% वोट मिल जाए फर्स्ट राउंड के अंदर तो वो हमारे देश का प्रेसिडेंट बन जाता है। लेकिन अगर ना बने फर्स्ट राउंड के अंदर तो उसके लिए सेकंड राउंड और थर्ड राउंड या आगे कंडक्ट करवाए जाते हैं, जो मैं आगे की वीडियो में जस्ट इसके बाद की वीडियो में लेके आऊंगा। ये मैं बार बार आपको बोल रहा हूं। अच्छा, ये बता देता हूं कि राष्ट्रपति का कार्यकाल कितना होता है, टेन्योर कितना होता है, तो 5 ईयर होता है, ठीक है। अच्छा, लेकिन 5 साल से पहले भी इनको हटाया जा सकता है, तो वो कैसे हटाते हैं? वो लाते हैं इंपीचमेंट, जिसको बोलते हैं महाभियोग लाना। वो लोकसभा और राज्यसभा के यानी कि पार्लियामेंट के अंदर महाभियोग लाके उसे हटाया जा सकता है। उसमें भी मेजोरिटी होनी चाहिए 3/4 में, तब जाके उनको हटाया जाता है। इसके ऊपर मैं अलग से वीडियो बनाऊंगा कि इंपीचमेंट क्या होती है, लेकिन अभी शॉर्ट में आपको बता देता हूं। अच्छा, हमारे देश के अंदर कोई बंदा जो प्रेसिडेंट बन सकता है वो एक व्यक्ति कितने बार बन सकता है? तो इसका कोई भी कहीं कुछ नहीं लिखा हुआ है कि एक व्यक्ति कितने बार प्रेसिडेंट बन सकता है, यानी कि कितनी भी बार बन सकता है। लेकिन हमारे देश में डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ये कैसे हैं जो एक बार से ज्यादा यानी कि 2 बार के लिए प्रेसिडेंट बने हुए हैं, ठीक है भाई। अच्छा, हमारे देश में ये और बता देता हूं कि थर्ड राउंड तक क्या कभी प्रेसिडेंट का इलेक्शन पहुंचा? थर्ड राउंड तक, जैसे मैंने बताया कि फर्स्ट राउंड में अगर 51% किसी को वोट नहीं मिले तो सेकंड राउंड होएगा, सेकंड राउंड के बाद थर्ड राउंड होएगा, अगर उसमें भी नहीं मिले तो हमारे देश में अभी तक थर्ड राउंड पर कभी नहीं पहुंचे। मोस्टली डिसाइड कब हो जाता है? फर्स्ट राउंड के अंदर ही किसी एक कैंडिडेट को 51% मिनिमम वोट मिल जाते हैं और वो देश का राष्ट्रपति बन जाता है। लेकिन एक बार हुआ है कि सेकंड राउंड में एक हुए, तो सेकंड राउंड में कौन हुए? वो है वीवी गिरी, जो इंदिरा गांधी के टाइम के थे, तो वीवी गिरी उसमें सेकंड राउंड में हुए थे। और इनको सबसे कम हमारे देश में प्रेसिडेंट के पोस्ट के लिए वोट मिलने वाले भी ये थे, 50 पॉइंट समथिंग कुछ थे, लेकिन बहुत कम थे, इतना मेरे को पता है एग्जैक्ट कि बहुत कम थे ये। और अनअपोज प्रेसिडेंट अगर आज तक हमारे देश में कोई बना है तो वो एक है, कौन है? एम संजीवा रेड्डी, जो अनअपोज प्रेसिडेंट बने हैं। तो आई होप जो मैंने प्रेसिडेंट के बारे में इतनी चीजें बताई वो आपको समझ में आ गई होगी। अब नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको ये जरूर बताऊंगा, और प्लीज अच्छे से वो भी देखना। एक तो इसका मैं हाइपोथेटिकल एग्जांपल लेके समझाऊंगा, और एक हाइपोथेटिकल एग्जांपल लेके इनका सिखाऊंगा कि प्रेसिडेंट का जो इलेक्शन होता है उसमें फर्स्ट राउंड सेकंड राउंड कैसे होते हैं, कैसे डिसाइड होता है। अगर फर्स्ट राउंड में ना डिसाइड हो प्रेसिडेंट का तो आगे के राउंड में। तो आई होप ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। मिलते हैं एक नए टॉपिक के साथ नई वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।